हेलो बच्चों, आज एक बहुत सिंपल पोलाइट सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है वो कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे आप यहां देखें, मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस और यहां पर पोटेंशियल है वी ए पॉइंट पे, और यहां पोटेंशियल है वी बी पॉइंट पे। दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। और इसी तरीके से किसी भी लोकेशन पे पॉइंट ले लो, हर जगह पोटेंशियल सेम होगी, तो ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, जब ए और बी की बात करें, अगर ए और बी पे पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए माइनस वी बी 0 होगा। यानी कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जाहिर सी बात है भाई, जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एक पॉइंट चार्ज के लिए। ध्यान से देखना, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल, पहला है पॉइंट चार्ज। अब आप ये देखो, ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब आर डिस्टेंस पे कितनी पोटेंशियल होगी? आर डिस्टेंस पे मान लो ये है एक लोकेशन ए, यहां पर ये डिस्टेंस है आर, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सही है। अगर हम एक और पॉइंट ले लें जो कि आर डिस्टेंस पे है, पॉइंट बी, तो वी भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सेम पोटेंशियल ए पर भी है और बी पर भी है। अब आर डिस्टेंस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे सी ले लो, डी ले लो, सबकी पोटेंशियल सेम होगी। ये पॉइंट डी, इसका मतलब वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू, जो भी आप पॉइंट ले लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लो, सब पे पोटेंशियल सेम होगी। तो ये, इसे सर्किल मत समझना। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक स्फीयर पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे कि मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ये स्फीयर ऐसे यहां, तो वो पॉइंट चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे होगा, और वो स्फीयर उस पॉइंट चार्ज के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि वो एक 3 डायमेंशनल सरफेस होगा। ये बात आई समझ में? तो ये आप नोट कर लो। इसे रब कर देते हैं, तो लिख लेते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज कॉमा a sphere is an equipotential surface. Surface having charge located at the center. एट द सेंटर। तो बच्चों, ये तो स्फीयर की बात हो गई। कंसंट्रिक स्फीयर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल है, और
पॉइंट चार्ज के केस में ही। चलो यहां लेके चलते हैं। जैसे ये पॉइंट है O और यहां एक चार्ज है प्लस Q। सेम स्फीयर बनाते हैं रेडियस R का। ये स्फीयर बन गया, सही है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, रेडियस है R। अब हम एक स्फीयर और बनाएंगे जिसकी रेडियस R से ज्यादा होगी। ये है R1। R1 इज ग्रेटर देन R। ये स्फीयर कंसेंट्रिक स्फीयर है, इनका सेंटर सेम है दोनों स्फीयर का। तो जो ये बड़ा स्फीयर है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है चार्ज Q के लिए, जो कि सेंटर पे लोकेटेड है। अब एक छोटा बना दो, ये सपोज ये R2 रेडियस है, R2 इज लेस देन R। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज प्लस Q के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं कि कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर, ये नोट कर लिया था आपने बच्चों, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम पॉइंट चार्ज के। तो ये पॉइंट लिख लो, कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल surfaces for point charge located at the center, located at the center। सही बात हो गई है, क्लियर। अब इसमें एक बात और आपको मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों, देखो ये जो पोटेंशियल होगी V, इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/R। जैसे जैसे R बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक, मान लो यहां पर पोटेंशियल है V बराबर 80 वोल्ट, यहां 80 वोल्ट है छोटे स्फीयर पे। उसके बाद बड़े स्फीयर पे V हो जाएगा से 65 वोल्ट। उसके बाहर जो और बड़ा स्फीयर है उस पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बताओ फटाफट। उस पे जो पोटेंशियल हो जाएगी 65 से कम होगी, से 50 वोल्ट। जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू बढ़ रही है पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है, चार्ज कांस्टेंट है। यहीं अगर चार्ज होता निगेटिव तो पोटेंशियल क्या होता, अगर ये प्लस Q की जगह यहां माइनस Q है तो पोटेंशियल होता 1/4πε0 माइनस Q/R, निगेटिव पोटेंशियल हो जाता। तो ये तो पॉइंट चार्ज का एग्जाम्पल हो गया। बोर्ड के एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। स्फीयर का एग्जाम्पल तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगर ना भी पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताओ उदाहरण की मदद से, तो डेफिनेशन लिख दो और स्फीयर और कंसेंट्रिक स्फीयर का एग्जाम्पल दे दो। फुल मार्क्स पक्के एकदम। डायग्राम जरूर बना देना कंसेंट्रिक स्फीयर्स का, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लो फटाफट। हम बच्चों ये रफ करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लीनियर चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा
ये मैं तब तक बोर्ड रब कर रहा हूं, आप दिमाग भिड़ाओ अपना, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के। ठीक है, मैंने बोर्ड मिटा दिया। ये होगा लीनियर चार्ज के केस में, यानी जैसे कि कोई एक सीधा लंबा पतला तार है और उस पे चार्ज है, इक्वल चार्ज, तो उसके हिसाब से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। एग्जाम्पल 2, लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज जैसे कि एक पतला लंबा सा तार है। कैसा तार है? पतला लंबा सा एक तार है, मेटेलिक कंडक्टर है, तो इसमें चार्ज होगा ही। मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस तार से r डिस्टेंस पर पॉइंट A, वहां पर आप मान लीजिए पोटेंशियल है VA, और r डिस्टेंस पर ही एक पॉइंट है B, तो वहां पर भी जो पोटेंशियल होगी वो VB होगी। अब चार्ज सेम है, यूनिफॉर्म चार्ज है, डिस्टेंस दोनों का बराबर दूरी पे है, तो वो पोटेंशियल भी दोनों पे सेम होगी। और इसी तरीके से अगर लेफ्ट में जाएं, मान लीजिए C पॉइंट, डिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल यहां पर भी सेम होगी जो A और B में है। इसी तरीके से पॉइंट D लें, तो पोटेंशियल D पॉइंट पे भी सेम होगी। तो जितने भी पॉइंट्स R डिस्टेंस पे हैं वहां पर पोटेंशियल सेम होगी। तो ये क्या बनता है? एक सिलेंडर बनता है। ये देखो, इस तरीके का एक सिलेंडर बनेगा। ये पॉइंट B है, ये हो गया आपका एक सिलेंडर। ठीक है बच्चों? तो यानी लीनियर चार्ज के केस में सिलेंडर इज सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी सिलेंडर का सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और वो जो लीनियर चार्ज है वो उस सिलेंडर की एक्सेस होगी। ठीक, तो ये चीज हम लिख लेते हैं। इन केस ऑफ लीनियर चार्ज, कॉमा, सिलेंडर is an equipotential surface having linear charge as axis of cylinder। जो लीनियर चार्ज है वो सिलेंडर की एक्सिस है। अब बच्चों, जैसे स्फीयर के केस में कंसेंट्रिक स्फीयर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस थे, इसी तरीके से लीनियर चार्ज के केस में ये जितने भी कंसेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे, लीनियर चार्ज जितने भी सिलेंडर की एक्सिस से पास होगी, यानी कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो ये इस तरीके के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने को आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो इसको हम रेड मार्कर से समझते हैं। चलो पहले ब्लैक मार्कर से तो यही फिगर प्लॉट कर लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये लीनियर चार्ज है, पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता है चार्ज। चार्ज अगर निगेटिव होगा तो पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया।
ये सिलेंडर। अब कंसेंट्रिक सिलेंडर बनाते हैं हम, एक सिलेंडर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मान लो ये वाला। ये देखो ज्यादा ही बड़ा बन गया भाई। रेड से ही मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। तो ये कंसेंट्रिक सिलेंडर है जिसकी एक्सिस ये लीनियर चार्ज है। तो ये दोनों सिलेंडर इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इसी तरीके से कोई छोटा सा सिलेंडर है जैसे कि ये अंदर है, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, राइट। तो ये आप लिख सकते हो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मिटाओ इसे। इन केस ऑफ लीनियर चार्ज, तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि लीनियर चार्ज के केस में सिलेंडर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। सिलेंडर की, वो सिलेंडर जिसकी एक्सिस लीनियर चार्ज है, और बाकी सारे कंसेंट्रिक सिलेंडर वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं लीनियर चार्ज के केस में। बस कंडीशन ये है कि लीनियर चार्ज इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी वो सिलेंडर के बीच से पास हो रही हो, राइट। और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक 3 डायमेंशनल सरफेस है। पॉइंट चार्ज के केस में स्फीयर, लीनियर चार्ज के केस में सिलेंडर। ठीक है बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल याद रखना। तो ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लो और उसके बाद मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। चलो फटाफट पॉज करके आप नोट कर लो। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो पहले हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और इन्हें समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो जाहिर सी बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली 0 ही होगा। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, यहां पोटेंशियल है VA ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पोटेंशियल है VB। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA इक्वल टू VB, VA इज इक्वल टू VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डेल्टा V। दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB। जब दोनों बराबर हैं तो ये 0 है, विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें अगर हम चार्ज को मूव करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ तो वर्क डन 0 होगा। क्यों? आओ ये भी समझ ले। वो पहली प्रॉपर्टी से निकल के आता है। वर्क डन क्यों 0 है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। आप इसको इस तरीके से समझो, ये एक सरफेस है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करवा रहे हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB, ये 0 होगा।
डेल्टा वी इज 0। देखो ध्यान से, वर्क डन क्या होगा, Q डेल्टा वी। जब डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन भी 0 है। तो समझ में आई बच्चों बात? पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इसलिए वर्क डन भी 0 होता है इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान में रखने लायक है सिंपल सी बात। आ गई होगी समझ में? क्यों, जब बड़ी बड़ी बातें आपकी समझ में आ जाती हैं, ये तो छोटी सी बात है। थर्ड प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ऑल द पॉइंट्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन हर जगह हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस में। अब ये क्यों होगी, आप इससे पता कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी आर, डॉट प्रोडक्ट होता है, दिस इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा। जब ये 0 है तो ई डी आर कॉस थीटा 0। क्यों, डीवी इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ये हम बता चुके हैं। और ये कब 0 होगा, व्हेन कॉस थीटा इज 0। और कॉस थीटा कब 0 होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपको देखो एक स्लैम, वैसे प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताता हूं, ये तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया है। एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपको बताता हूं, जैसे लीनियर चार्ज पढ़ा था हमने एक वायर में, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, सिलेंडर। ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलो अभी तो ऐसे ही बना लेते हैं रफ सा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ऐसे ई हर जगह इस तरीके से। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा दी आपको, समझ में आ गया। चलो बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी जो निकल के आई है ये थर्ड प्रॉपर्टी से आई है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर ये थर्ड से कैसे निकल के आई, भाई सिंपल सी बात है, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और देखो कैसे, देखो मान लो एक ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक ये है, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का। अब ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। मान लो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर। थर्ड प्रॉपर्टी यही बात कहती है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये E1। अब ये जो सरफेस है सेकंड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E2। और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, तो ये इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, याद रखना। तो ये लिख लो, इफ टू
इक्विपोटेंशियल सरफेस will intersect, comma, then there will be two directions of electric field at the point of intersection. इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ देता हूं. If two equipotential surfaces will intersect, then there will be two directions of electric field at the point of intersection. This is not possible. तो ये बात आपकी समझ में आ गई. तो बच्चों, ये प्रॉपर्टीज आप सही से समझ लेना, नोट डाउन कर लो. बोर्ड में ये पूछी जाती हैं और इन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. ये क्वेश्चंस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. और बच्चों, ये जो डेरिवेशंस मैं कराता हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए. डेरिवेशन से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और इवन जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार डेरिवेशन से आते हैं. तो आज के लिए इतना ही बहुत है. मैं आगे से हट रहा हूं, आप नोट्स बना लो स्क्रीन को पॉज करके. तो आज के लिए बाय, सी यू. खुश रहो, मस्त रहो, बी सक्सेसफुल. बाय.